श्री गंगानगर की भीषण गर्मी अपने चरम पर है और सूरज जैसे आग उगल रहा है। रितेश के घर के लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए हैं और टीवी पर न्यूज चल रही है। न्यूज एंकर गंभीर आवाज में देश के हालातों के बारे में बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव को देखते हुए राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में कभी भी ब्लैकआउट किया जा सकता है। श्री गंगानगर प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अरे भाई, ये न्यूज सुनकर तो अभी से पसीने छूटने लगे हैं। वैसे ही राजस्थान की गर्मी जान निकाल रही है, ऊपर से अगर ये ब्लैकआउट हो गया तो हम लोग बिना पंखे और कूलर के कैसे जिएंगे। सही कह रहे हैं आप, अभी तो कूलर चल रहा है तब भी इतनी बेचैनी हो रही है। दादी माँ ने अभी तक जूस नहीं बनाया, मुझे ठंडा ठंडा जूस पीना है। अरे चुप रहे बेटा, न्यूज ने तो वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है। अगर सच में ब्लैकआउट हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये गर्मी ही होगी। बॉर्डर के पास होने का यही तो नुकसान है। पापा प्लीज ये न्यूज चैनल बदल दो ना, सुबह से यही सब सुनते आ रहे हैं कि युद्ध होने वाला है। मैं जरा देख कर आती हूँ कि ये मेघा महारानी वहाँ कर क्या रही है। एक फ्रूट जूस बनाने में पूरा दिन लगा दिया इसने। कावेरी उठकर किचन की तरफ जाती है जहाँ मेघा पसीने में लथपथ मिक्सर के पास खड़ी है। किचन का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा है। अरे बहू, इतनी देर हो गई अभी तक जूस नहीं बना क्या? हम सब बाहर प्यासे बैठे हैं और तू यहाँ आराम से खड़ी है। बस माँ जी ला ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी ला। कावेरी वापस हॉल में आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। तभी मेघा ट्रे में फ्रूट जूस के गिलास लेकर आती है और सबको एक एक करके देने लगती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही हैं और उसके कपड़े पसीने में भीग चुके हैं। लीजिए पापा जी जूस पीजिए। माँ जी आपका ग्लास। शोभा तुम्हारा जूस। थैंक्स भाभी। वैसे भाभी जूस तो ठीक है पर कुछ मीठा खाने को मिल जाता तो और अच्छा रहता। आप ऐसा करो ना, एक अच्छी सी पेस्ट्री बना लो और उसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ सर्व कर दो। शोभा अभी तो जूस लेकर आई हूँ और किचन में इस वक्त इतनी गर्मी है कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। तो क्या हुआ बहू, जा जल्दी से बना ले। शोभा का मन है तो मना मत कर। सारी गर्मी इन्हीं लोगों को लगती है क्या? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं कि मुझे जलती हुई रसोई में कितनी गर्मी लगती होगी। बस फरमाइशें करना जानते। मेघा चुपचाप वापस किचन में चली जाती है। वो पेस्ट्री का बैटर तैयार करने लगती है। किचन में लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन बंद पड़ा है जिससे उमस और बढ़ गई है। हे भगवान, ये किचन है या कोई भट्टी? इतना गर्म हो रहा है सब कुछ। ये एग्जॉस्ट फैन भी कितना बार बोला है कि सुधरवा दो, पर किसी को फिक्र ही नहीं है। मेघा पसीना पोंछते हुए पेस्ट्री बेक करती है। जब पेस्ट्री तैयार हो जाती है तो वो उस पर आइसक्रीम लगाती है और ट्रे में सजाकर वापस हॉल में आती है। लीजिए, आप सबकी पेस्ट्री और आइसक्रीम तैयार है। अरे वाह बहू, यह तो बहुत बढ़िया लग रही है। सच में इस गर्मी में आइसक्रीम का मजा ही कुछ और है। ला बहू, मुझे भी दे। तू भी बैठ जाना हमारे साथ, तू भी थोड़ा खा ले। तुझे क्या गर्मी नहीं लगती? इनको अब ये समझ में आ रहा है कि मुझे गर्मी लगती है या नहीं। इस गर्मी में इतना काम करके मैं थक चुकी हूँ, अब भला मुझ में बैठने की हिम्मत कहाँ है। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है। आप लोग खाइए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थकान हो रही है। लो बताओ, हम तो प्यार से पूछ रहे थे और इसे नखरे सूझ रहे हैं। ठीक है भाई, जा अपने कमरे में। मेघा अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद राजेश कमरे में आता है। अरे मेघा, मेरी वो जो ब्लू वाली शर्ट है ना, जरा उसे धोकर ऊपर छत पर फैलाओ और वो ब्लैक वाली जीन्स भी धो देना, मुझे शाम को पहननी है। राजेश, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, शाम तक तो वो सूखेगी भी नहीं। अरे यार, धूप इतनी तेज है कि 1 घंटे में सूख जाएगी। अभी कर लो ना, फिर माँ कोई और काम बता देंगी तो ये जीन्स रह ही जाएगी। शाम को मुझे इसे पहनना ही है। ठीक है, उठती हूँ। मेघा भारी मन से उठती है, बाथरूम में जाकर कपड़े धोती है और फिर बाल्टी लेकर छत की तरफ जाती है। जैसे वो छत पर पहुंचती है उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर पड़ती है। सामने वाली बालकनी में रितिका अपनी सास माया और ससुर के साथ बैठी है। रितिका सबको नाश्ता परोस रही है और उसके चेहरे पर भी थकान है। रितिक की सास नाश्ता देखकर माया पर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे रितिका, ये तूने सिर्फ एक तरह का नाश्ता बनाया है, कम से कम 2-3 वैरायटी तो बनाया कर। तुझे पता है तेरे ससुर जी को वैरायटी पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर कुछ और बना कर लाती हूँ। रितिका चुपचाप अंदर चली जाती है। मेघा छत पर कपड़े फैलाती है और सूरज की तरफ देखती है जो आग बरसा रहा है। हे भगवान, इतनी तेज धूप है। रितिका को भी तो कितनी गर्मी लगती होगी ना। बेचारी अभी नाश्ता देकर गई है और अब फिर से भट्टी में झोंक दी गई। हम बहुओं का नसीब में ही शायद पसीने लिखा है। कपड़े फैलाकर मेघा नीचे उतर आती है। शाम होने को है और घर में रात के खाने की तैयारी का समय हो गया है। हॉल में बैठी कावेरी मेघा से कहती है, बहू नीचे आ गई क्या? जरा किचन में जाकर देख, रात के खाने की तैयारी शुरू कर ले, भूख भी लगने लगी है अब। जी माँ जी, जाती हूँ।
मेघा किचन में जाती है और मसाले चेक करने लगती है। वो देखती है कि लाल मिर्च का डिब्बा खाली पड़ा है। वो वापस हॉल में आती है। माँ जी, घर में मसाले खत्म हो गए, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं है, उसके बिना तो सब्जी नहीं बन पाएगी। अब इस वक्त बाजार कौन जाएगा? तू ऐसा कर, अभी अड़ोस पड़ोस में किसी से मांगकर काम चला ले, कल देखेंगे जब राशन आएगा। ठीक है, मैं काव्या के घर जाकर पूछती हूँ, उसके पास जरूर होगी। मेघा पड़ोस में रहने वाली काव्या के घर की तरफ चलती है। गली में अभी भी बहुत उमस है। वो काव्या के घर पहुंचती है और सीधे किचन की तरफ जाती है, जहां काव्या पसीना पोंछते हुए खाना बना रही है। काव्या, अरे यार जरा मिर्च मिलेगी क्या? मेरे यहाँ खत्म हो गई है। हाँ हाँ मेघा, ले जा, अलमारी के ऊपर वाले डिब्बे में रखी है। शुक्रिया यार, पर तेरी हालत देखकर लग रहा है तुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है मेघा, सुबह से मेरा सिर चकरा रहा है। ससुर जी ने आज 3 बार अलग अलग नाश्ते की फरमाइश कर दी। पति देव को भी कभी कॉफी चाहिए तो कभी जूस, और मेरी ननद तो महारानी बनी बैठी है, उसे खाना भी बेड पर ही चाहिए। मैं तो काम करते करते पागल हो गई हूँ। हाँ यार, मेरा भी यही हाल है, इतनी गर्मी है और ऊपर से इन लोगों की फरमाइशें। आज तो मेरे हाथ पैरों में भी बहुत जलन हो रही है, लेकिन कौन समझता है हम बहुओं के हालात को? सबको बस अपना आराम दिखता है। बातें करने के बाद मेघा मिर्च लेकर वापस आ जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद पड़ोस की एक और बहू किरण उसके किचन में आती है। मेघा, अगर तेरी सब्जी बन गई हो तो थोड़ी सी दे देगी क्या? हाँ किरण, ले ले, पर तूने आज खाना नहीं बनाया क्या? यार बनाया तो था, पर मेरे देवर को वो पसंद ही नहीं आया। मैंने मशरूम बनाए थे, पर वो कहता है कि उसे मशरूम नहीं चाहिए। अब मुझे दोबारा उसके लिए अलग सब्जी बनानी पड़ रही है। मैं इतनी थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं हो रही। सोचा तुझसे थोड़ी मांग लूँ तो काम आसान हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा है। ले तू ये सब्जी ले जा। हम औरतें बस सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती हैं। सही कह रही है, इस गर्मी ने तो दिमाग और शरीर दोनों का दही कर दिया है। शुक्रिया यार, मैं चलती हूँ। मेघा खाना तैयार करती और सबको खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मेघा हॉल में आकर अपनी सास से, माँ जी, मेरा बहुत दम घुट रहा है, इस घर के अंदर बहुत उमस है। मैं थोड़ी देर के लिए पार्क जा रही हूँ, शायद थोड़ी ताजी हवा मिल जाए तो अच्छा लगे। अरे रुक बहू, अकेले क्या जाएगी? चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। शोभा, तू भी चल, थोड़ी वॉक हो जाएगी। हाँ माँ, चलो चलते हैं, वैसे भी घर में तो बोरियत हो रही है। मेघा, कावेरी और शोभा पार्क पहुंचते हैं। वहां पहले से ही काफी भीड़ है। शोभा को उसकी सहेलियां दिख जाती हैं। मम्मी वो देखो मेरी फ्रेंड्स, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। शोभा भागकर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। इधर कॉलेज की बाकी सास और बहुएं वहां इकट्ठा हैं। माया कावेरी से कहती है, अरे कावेरी, हम लोगों की हड्डियां पुरानी हो गई है, हमसे तो ज्यादा वॉक नहीं होती, हम तो यहीं बैठते हैं। सही कहा माया, बहू तू और बाकी बहुएं थोड़ा घूम लो, हम बूढ़ी औरतें तो यहीं बैठ गप्पे लड़ाएंगी। ठीक है माँ जी, आप बैठिए। सासें बेंच पर बैठ जाती हैं और बहुएं एक साथ वॉक करने लगती हैं। सासों के बीच ब्लैकआउट की चर्चा शुरू हो जाती है। सुना तुम लोगों ने, न्यूज में कह रहे थे कि ब्लैकआउट होने वाला है, पता नहीं बिना बिजली के हम कैसे रहेंगे। हाँ भाई, ये युद्ध भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर सच में लाइट कट गई तो इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। भगवान करे ऐसा ना हो। हम तो बूढ़े हैं, हमें तो ज्यादा परेशानी होगी, ये बच्चे तो फिर भी झेल लेंगे, पर हमें तो बीपी और शुगर की वजह से पंखा चाहिए ही होता है। दूसरी तरफ बहुएं वॉक करते हुए अपनी परेशानियां साझा कर रही हैं। तुम लोगों ने सुना ब्लैकआउट होने वाला है? सब लोग कितने डरे हुए हैं। होने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे ही ब्लैकआउट में रहते हैं। हमें एसी और कूलर की हवा मिलती ही कितनी देर के लिए है। सारा दिन तो भट्टी जैसी रसोई में जलते हुए बीतता है। बिल्कुल सही कहा मेघा, हमारे लिए तो हर दिन ब्लैकआउट जैसा ही है। बस दूसरों की सेवा करो और पसीना बहाओ। और एक बात सोचो, इन जवानों के बारे में जो बॉर्डर पर तैनात है, उन्हें भी तो कितनी गर्मी लगती होगी ना। वे तो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे, उनकी मुसीबत तो हमसे भी बड़ी है। हाँ ये तो है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर वालों को कम से कम हमारी तकलीफ का एहसास तो होना चाहिए। कुछ देर वॉक करने के बाद सब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले कुछ ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में मेघा का बेटा दीपक अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है। मेघा किचन में काम कर रही थी, तभी दीपक वहां जाकर मेघा से, मम्मी मम्मी, कल मेरा टेस्ट है, प्लीज मुझे चैप्टर पढ़ा दो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तू देख नहीं रहा, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मुझे वैसे ही चक्कर आ रहे हैं, तू जरा अपने पापा से पूछ ले। दीपक राजेश के पास जाता है जो लैपटॉप पर काम कर रहा है। पापा प्लीज मुझे पढ़ा दीजिए ना, कल एग्जाम है। ओफो बेटा, देख नहीं रहे मेरा ऑफिस का कितना काम पेंडिंग है, तू अपनी बुआ के पास जा, वो फ्री होंगी। दीपक शोभा के पास जाता है जो अपने मोबाइल में बिजी है। बुआ प्लीज हेल्प मी। अरे दीपक, मेरा अपना कॉलेज प्रोजेक्ट है, मुझे डिस्टर्ब मत कर, दादाजी के पास जा। दीपक रितेश के पास जाता है जो अखबार पढ़ रहे हैं।
अरे बेटा, अब इस उम्र में हमसे ये सब कहाँ बनता है। तू ऐसा कर, खुद से पढ़ ले। तू तो इंटेलिजेंट बच्चा है ना। या फिर अपनी मम्मी से कह, वो पढ़ा देंगी। वो किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, सब बिजी है। अब मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। दीपक उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेघा उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। दीपक, शोभा, खाना लग गया है, जल्दी आओ। सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। गर्मी के कारण सबका बुरा हाल है। अरे इतनी गर्मी है कि मुंह से निवाला तक नहीं जा रहा है। भूख ही मर गई है इस उमस में। गर्मी की वजह से इन्हें खाना नहीं खाया जा रहा है, पर ये कभी समझ नहीं आता कि इस भयंकर गर्मी में मैंने ये खाना बनाया कैसे है। बहू सुन, आज मेरा ये मसाले वाला खाना खाने का मन नहीं करा। तू ऐसा कर, मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी बना ला। हाँ, मेरे लिए भी खिचड़ी ही बना देना। ये सब्जी बहुत भारी लग रही है। और भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि सैंडविच खा लो। आप मेरे लिए 2 सैंडविच ग्रिल कर दो ना। थोड़ा बहुत खाना खा लूंगी, पर सैंडविच का मन है। मेघा, क्या तुम मेरे लिए कोई सिंपल सी सब्जी बना सकती हो? ये मसाला आज जम नहीं रहा है। पर आप लोगों ने ही तो सुबह कहा था कि मसाले वाला खाना खाना है। अब मैं फिर से किचन में जाऊं? अरे तो क्या हुआ, अब मन बदल गया तो क्या जबरदस्ती खाएं? जा जल्दी से बना ला। मेघा बेबसी में वापस किचन में जाती है और अलग अलग तरह के खाने बनाने लगती है। तभी दीपक किचन में आता है। मामा, आप कितना सारा काम कर रही हो। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं मैगी खाऊं, पर आपको इतना काम करते देखकर मेरा मन नहीं किया कि आपको बोलूं। मेरे प्यारे बच्चे, कम से कम तुझे तो मेरी चिंता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए मैगी अभी बनाती हूँ। मेघा पसीने में भीगते हुए सबके लिए अलग अलग चीजें बनाती है और फिर उन्हें परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। मेघा घर के बाकी काम निपटाती है। शाम को वो छत पर कपड़े उठाने जाती है, जहां उसे रितिका, काव्या और किरण मिलती हैं। तीनों आपस में बातें करते हुए। क्या हुआ मेघा, तू अभी तक काम कर रही है? हाँ यार, अभी सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करके आई हूँ। इस गर्मी में भी लोगों को चैन नहीं है। मेरी सास को देख, इस मौसम में भी मुझसे पापड़ बनवा रही है। कहती है कि धूप अच्छी है तो अभी बना लो। हमें इंसान समझता ही कौन है, हम तो बस मशीन है जो पसीने से चलती है। भगवान के सिवा हमारा दुख समझने वाला कोई नहीं है। अगर भगवान समझते हैं तो वही इन लोगों को समझा सकते हैं कि बहुओं को भी गर्मी लगती है। चलो भाई, अब नीचे चलो, वरना सासू माँ फिर चिल्लाएंगी। चारों बहुएं नीचे उतर आती हैं। श्री गंगानगर में सूरज की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर गुजरता दिन मेघा के लिए एक नई अग्नि परीक्षा की तरह था। घर में खामोशी कम और फरमाइशों का शोर ज्यादा था। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, तब मेघा आंखें खोलते हुए अपने आप से बोली, उफ, अभी तो सोई थी और फिर से वही रसोई, वही गर्मी। आज तो सिर भी भारी लग रहा है। मेघा किसी तरह उठती है और किचन में पहुंचती है। नाश्ता बनाने के बाद वो दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी ही थी कि दीपक का रिजल्ट लेकर राजेश हॉल में आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कहाँ हो तुम मेघा? जरा बाहर तो आओ, देखो इस लड़के ने क्या गुल खिलाया है। क्या हुआ राजेश, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, बेइज्जती करा दी है इसने। टीचर कह रही थी कि बच्चे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेघा पसीना पोंछते हुए किचन से बाहर आती है। उसके हाथ अभी भी आटे से सने हुए हैं। क्या हुआ राजेश, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम करती क्या हो दिन भर घर में बैठे बैठे? एक बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकती? देखो जरा इसका रिजल्ट। टीचर बहुत गुस्सा कर रही थी। इसके नंबर इतने डाउन कैसे हो गए? राजेश, मुझे तो सारा दिन घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता। मैं कैसे पढ़ाती? सुबह से रात तक रसोई और सफाई में ही बीत जाता है। अरे बहाने बनाना बंद करो। मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तुम भी जॉब करती हो क्या? घर में काम ही क्या रहता है? 2 रोटियां तो बनानी होती हैं, उसमें इतना वक्त कहाँ चला जाता है? राजेश सही कह रहा है बहू, तू आजकल कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई। सारा दिन बस पसीना पसीना करती रहती है और काम कुछ होता नहीं है। माँ जी, मैं आलसी नहीं हूँ। मैं इतनी भयंकर गर्मी में लगातार खाना बनाती हूँ, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कुछ और करूँ। लो बताओ, दुनिया की सारी गर्मी क्या तुझे ही लगती है? हम भी तो इसी घर में रह रहे हैं। बहानेबाजी छोड़ो और बच्चे पर ध्यान दे। मेघा, ये वाकई लापरवाही है। हमने तो अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा पढ़ा लिखा कर किया है। एक ऐसी माँ हो तुम जो थोड़ी सी परवाह नहीं करती। भाभी, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ही दीपक को पढ़ा देती, पर मैं अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी रहती हूँ। कम से कम आपको तो अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था। अब कॉलोनी में सब बोलेंगे कि इनका बेटा फेल होने की कगार पर है। आपने तो हमारी नाक ही कटा दी। सबके तानों से मेघा का दिल भर आता है। वो कुछ नहीं बोलती और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर पर गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजती है। वो सिसकते हुए अपना फोन चेक करती है। कॉलोनी की बहुओं का ग्रुप है। काव्या का मैसेज आया है। काव्या ने मैसेज में लिखा था कि उसके बेटे का रिजल्ट भी खराब आया है और घर वाले उसे बहुत सुना रहे हैं। हाँ काव्या, मेरे घर में भी यही ड्रामा चल रहा है। दीपक का रिजल्ट डाउन क्या हुआ? सबने मुझे ही विलन बना दिया। कोई ये नहीं देखता कि गर्मी में हमारी जान निकल रही है।
यार घर वाले समझते ही नहीं, गर्मी इतनी बढ़ गई है, रसोई में खड़े रहना सजा जैसा है। कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे घर का तो एग्जॉस्ट फैन भी महीनों से खराब है। राजेश से कितनी बार कहा, पर उन्हें लगता है कि मैं बस आराम करती हूँ। मेघा अभी मैसेज कर ही रही थी कि राजेश कमरे के अंदर आता है और उसे फोन चलाते हुए देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, अब तुम यहाँ भी बैठी ही रहोगी? जाओ जाकर कुछ खाना बनाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से खाऊंगा और फिर एसी में आराम करूंगा। जी अभी जाती हूँ। मेघा भारी कदमों से किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कावेरी वहां आती है। बहू जरा ज्यादा खाना बनाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं शाम को, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, अब मेरा रोने का मन कर रहा है। इतनी गर्मी में मैंने पहले ही इतना खाना बनाया है, अब फिर से इतना सब बनाना पड़ेगा। पर क्या कर सकती हूँ, किस्मत ही ऐसी है। मेघा फिर से रसोई में खुद को झोंक देती है। शाम को मेहमान आते हैं। हॉल में एसी चल रहा है और सब लोग ठंडी हवा में बैठे युद्ध और ब्लैकआउट की बातें कर रहे हैं। सुना है कल से 24 घंटे का ब्लैकआउट शुरू होने वाला है। श्री गंगानगर में तो जीना बेहाल हो जाएगा बिना बिजली के। क्या करे भाई, मजबूरी है, पर गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मेहमानों के साथ उनकी एक बहू भी आई थी जिसका नाम स्वाति था। वो किचन में मेघा की मदद करने के लिए आती है। भाभी आप इतनी देर से अकेली ही लगी हुई हैं, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं स्वाति, तुम तो मेहमान हो, तुम बाहर बैठो। भाभी मैं देख रही हूँ आप पसीने से नहाई हुई हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि घर के बाकी लोग वहाँ आराम कर रहे हैं और आप यहाँ अकेली जूझ रही हैं। स्वाति मेघा का हाथ बटाती है और साथ में बातें भी करती है। रात को जब खाना लग जाता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो स्वाति सबके सामने बात रखती है। चाचा जी चाची जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर गर्मी में बहू को भी गर्मी लगती है। आप लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। रसोई में हवा का कोई साधन नहीं है, उनकी हालत खराब हो रही है। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रही। हम तो कहते हैं कि बहू मदद ले लिया कर, कल से हम सब ध्यान देंगे। शुक्र है किसी ने तो मेरी बात समझी। शायद अब कल से ये लोग मेरी थोड़ी मदद करेंगे और किचन का काम आसान होगा। खाना खाने के बाद मेहमान चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मेघा सोकर उठती है, उसे उम्मीद थी कि आज सब बदल जाएगा, पर जैसे वो हॉल में आई फरमाइशें पहले जैसी ही थी। अरे बहू जल्दी से पराठे बना दे, आज नाश्ता थोड़ा भारी करना है। और बहू चाय में अदरक ज्यादा डालना, जल्दी कर, देर हो रही है। मेघा मेरे कपड़े मोजे निकाल कर रख दो और हाँ शर्ट प्रेस कर देना। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। कल की बातें सब हवा हो गई, इन्हें तो अब भगवान ही समझा सकता है। ऐसा सोचकर मेघा वापस किचन में चली जाती है और गर्मियों में फिर से खाना बनाने लगती है। दोपहर में सभी हॉल में बैठे हैं और मेघा सबको शरबत सर्व कर रही है। तभी टीवी पर फिर से न्यूज आने लगी। प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है, अगले 24 घंटों में ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। सभी नागरिक बिजली और पानी का बैकअप तैयार रखें क्योंकि कभी भी सप्लाई बंद की जा सकती है। अरे बाप रे, कल से क्या होगा? अरे गर्मी इतनी है कि पंखे के बिना बैठा नहीं जा रहा है। बहू सुन रही है, आज तू जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले और हाँ ठंडा ठंडा आम का पन्ना बनाकर रख लेना, पता नहीं कल फ्रिज चलेगा या नहीं। अच्छा है भगवान ब्लैकआउट ही करा दे, तो इतना काम बताने वाले इन लोगों को पता तो चले कि गर्मी में बहू को भी गर्मी लगती है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही बिजली गुल हो जाती है। पूरे श्री गंगानगर में सन्नाटा पसर गया। पंखे रुक गए, कूलर थम गए और एसी की ठंडी हवा गायब हो गई। कुछ ही घंटों में घर भट्टी की तरह तपने लगा। ओहो, ये क्या मुसीबत है। अभी तो सुबह के 10 ही बजे और पसीने से बुरा हाल है। पापा मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, ये गर्मी तो जान ले लेगी। बहू ओ बहू, जल्दी से वो आम का पन्ना लेकर आ, बहुत घबराहट हो रही है, मुझे गला सूख रहा है। मेघा किचन से पन्ना लेकर आती है। लीजिए माँ जी, पन्ना पीजिए। आज इनको घबराहट महसूस हो रही है, पर मेरी घबराहट का किसी को एहसास नहीं है। मैं रोज इसी आग में जलती हूँ, तब तो किसी को फिक्र नहीं होती थी। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, इतनी उमस है कि सांस लेना भारी हो रहा है। मम्मी मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसी गर्मी में परेशान होते हुए दिन बीत जाता है। शाम को दीपक कहता है, दादी जी चलो ना, थोड़ी ठंडी हवा में चलते हैं। हाँ शाम हो गई है, चलो छत पर चलते हैं, शायद वहाँ थोड़ी बहुत हवा चल रही हो। सब लोग छत पर पहुंचते हैं। कॉलोनी की दूसरी छतें भी भरी हुई थी। सब अपने अपने हाथों में पंखियां लेकर हवा कर रहे थे। अरे माया तुम भी ऊपर ही हो? क्या करे कावेरी, घर के अंदर तो दम घुट रहा है, इस ब्लैकआउट ने तो मार ही डाला। सही कह रही हो माया बहन, बिजली की क्या कीमत है आज पता चल रहा है। बिना कूलर के तो एक पल काटना मुश्किल है। मेघा, रितिका, काव्या, किरण सब ऊपर ही हैं। सभी बहुएं अपनी छत की दीवार के किनारे खड़े होकर एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हुए। देखा मेघा, आज एक दिन में इन लोगों की हालत कैसी हो रही है।
हाँ, सबको एहसास हो रहा है कि गर्मी क्या होती है। अब तो उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि गर्मी में बहू को भी गर्मी लगती है। अगले दिन सुबह गर्मी और बढ़ गई थी। तभी कॉलोनी के गेट पर एक लड़का आता है और हर घर में एक पर्चा बांटकर चला जाता है। रितेश वो पर्चा उठाता है और हॉल में आकर कहता है, अरे इसमें क्या लिखा है, जरा चश्मा लाना मेरा। दीपक रितेश को चश्मा देता है। रितेश पर्चा जोर जोर से पढ़ने लगता है। तुझे बहुत सारा खाना बनाना होगा जवानों के लिए। माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? ऊपर से इतनी गर्मी है और लाइट भी नहीं है। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। मेघा सही कह रही है माँ, ये देश का मामला है, अकेले नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, हम सब मिलकर करेंगे। पहली बार रितेश के घर के सभी सदस्य रितेश, कावेरी, राजेश और शोभा किचन में कदम रखते हैं। किचन का तापमान महसूस करते ही सबकी हालत खराब होने लगती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मेघा, तुम रोज यहाँ कैसे खड़ी रहती हो? अरे मुझे तो अभी से पसीना आने लगा। जल्दी करते हैं शोभा, तू सब्जियां काट, राजेश तू आटा गूंथ, मैं रोटियां बेलती हूँ। सब लोग काम शुरू करते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, पर गर्मी इतनी है कि 5 मिनट में ही सबके चेहरे लाल हो गए। उफ मम्मी, मेरे हाथ जल रहे हैं ये प्याज काटते हुए, और भी गर्मी लग रही है। अरे आटा गूंथते गूंथते तो मेरी कमर टेढ़ी हो गई। कितनी उमस है यहाँ पे। अरे बहू, तूने सच कहा था, यहाँ तो सांस लेना भी दूभर है। लो, पहली बार आए हैं तो इनको ऐसी दिक्कत हो रही है। मेरे लिए तो ये रोज का ही है। अब पता चलेगा कि बहुओं को भी गर्मी लगती है। कावेरी बार बार अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है। रितेश को हल्का सा चक्कर महसूस होता है और वो वहीं कोने में रखे स्टूल पर बैठ जाता है। अरे भैया, तो बड़ा मुश्किल काम है। एक दिन में ही तो मेरी तो हालत ही पस्त हो गई। पापा, जैसे तैसे आज का खाना तो बनाना ही होगा, जवानों के लिए गाड़ी आने वाली होगी। शाम तक सब मिलकर खाना तैयार करते हैं। सबकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें पानी में भिगो दिया हो। जब खाना पैक हो जाता है तो सब बाहर हॉल में आकर धड़ाम से गिरते हैं। रितेश जी सुनिए, कल सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर ये एग्जॉस्ट ठीक कराना होगा। और हाँ, यहाँ एक छोटा कूलर भी फिट करवा दीजिए। अरे कूलर क्या कावेरी, मैं तो सोच रहा हूँ कि किचन में एक छोटा सा एसी ही लगवा दूं। ये गर्मी तो इंसान को मार डालेगी। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे काम को बहुत छोटा समझा। आज खुद आटा गूंथने बैठा तो पता चला कि ये कितना मेहनत का काम है। शुक्रिया राजेश कि आपने कम से कम आज तो समझा। अगले दिन फिर से वही पर्चा आता है कि ब्लैकआउट 3-4 दिन और चलेगा और खाना रोज भेजना है। अब घर के सदस्यों के चेहरे पर डर था, पर जवानों के लिए जज्बा भी। चलो भाई, फिर से रणभूमि में चलते हैं। बहू, आज तू बस गाइड करना, बाकी काम हम करेंगे। दूसरे दिन भी वही हाल होता है। गर्मी और उमस ने सबको तोड़ दिया था। शाम को सब फिर से छत पर इकट्ठा होकर बातें करते हुए। कावेरी, क्या हाल है? सुना है तुम लोग भी खाना बना रहे हो जवानों के लिए। हाँ माया, पर हालत खराब हो गई। हमारी बहू तो रोज ये सब करती थी, पर हमें आज पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है। अरे सही कह रही हो कावेरी, इस ब्लैकआउट ने हमें वो सिखा दिया जो बरसों की नसीहत नहीं सिखा पाई। खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खासकर इस श्री गंगानगर की गर्मी में। मेरी तो हथेलियों में छाले पड़ गए रोटियां सेकते सेकते। अब मुझे कभी फरमाइश करने से पहले 100 बार सोचना होगा। एक कोने में दीवार के पास खड़ी हुई बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए और बातें करते हुए। देखा तुम लोगों ने, इनके सुर बदल रहे हैं। हाँ मेघा, मेरे घर में भी आज ससुर जी ने खुद सब्जी काटी है। सबको नानी याद आ रही है। बस ये ब्लैकआउट खत्म होने के बाद भी ये लोग इसे याद रखे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बातें करने के बाद वो नीचे उतर आते हैं। अगले दिन ब्लैकआउट का तीसरा दिन था और सूरज जैसे धरती के और भी करीब आ गया था। सुबह से ही लू के थपेड़े चल रहे थे और घर की दीवारें तप रही थी। रितेश के घर में आज फिर वही गहमा गहमी थी, क्योंकि जवानों के लिए खाने की खेप तैयार करनी थी। सभी लोग किचन में काम करते हुए बातें करते हैं। ओफ, आज तो कल से भी ज्यादा गर्मी है रितेश जी। मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पंखा से हवा करने से भी गर्म हवा ही आ रही है। कावेरी, हिम्मत मत हारो, बस आज का खाना और बन जाए, फिर देखते हैं। जवानों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। पापा, मेरी तो शर्ट निचोड़ दी जाए तो बाल्टी भर पसीना निकले, इतना भीग गया हूं मैं। मेघा, तुम जरा ये आटा देख लो, मुझसे और नहीं गूंथा जा रहा है, हाथ भारी हो गए हैं मेरे। लाइए राजेश, मैं कर देती हूँ। आप लोग बाहर जाकर बैठिए, मैं संभाल लूंगी। नहीं बहू, तू अकेले नहीं करेगी। हम सब ने वादा किया है कि मिलकर करेंगे। शोभा, तू सब्जियां धोकर ला जल्दी। पूरा परिवार किचन की उस छोटी सी और तपती हुई जगह में सिमटा हुआ था। बिना बिजली के किचन किसी बंद भट्टी जैसा लग रहा था। तभी अचानक कावेरी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो गर्मी और उमस की वजह से बेहोश हो गई थी। सभी उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। राजेश भागकर पानी लाता है और रितेश कावेरी के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं। शोभा जोर जोर से हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है।
शोभा जोर जोर से हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है। मेघा कावेरी का सिर अपनी गोद में रख लेती है। माँ जी आंखें खोलिए, घबराइए मत, हम सब यही हैं। कुछ मिनटों बाद कावेरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर अभी भी बहुत ज्यादा कमजोरी और घबराहट दिख रही थी। वो धीरे से कहती है, रितेश जी, मैं सिर्फ 3 दिन इस किचन में गई और मेरी जान पर बनाई। मैं 3 दिन में बेहोश हो गई, पर मेरी बहू तो सालों से रोज इसी आग में जलती है। कावेरी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो मेघा का हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, इस ब्लैकआउट ने मुझे तो कड़वा सच समझा दिया जो मैं कभी देखना ही नहीं चाहती थी। मुझे आज समझ आ गया कि बहुओं को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। माँ सही कह रही है मेघा, हमें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की, कभी नहीं की। भाभी, मुझे भी आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बेटा मेघा, आज इस परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हें मशीन समझ लिया था, पर तुम तो इस घर की वो मजबूत नींव हो जो खुद जलकर हमें ठंडक देती है। पापा जी, आप लोग ऐसा मत कहिए। आप सबको एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी अचानक घर की लाइट जल उठती है। टीवी अपने आप चालू हो जाता है और पंखे तेज रफ्तार से घूमने लगते हैं। ब्लैकआउट खत्म हो गया था। दर्शकों के लिए सुखद समाचार, सीमाओं पर तनाव कम हो गया है और ब्लैकआउट का आदेश वापस ले लिया गया है। पूरे श्रीगंगानगर में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। अरे शुक्र है भगवान का, लाइट आ गई। अरे पर आज ये लाइट सिर्फ घर में नहीं, हमारे दिमागों में भी आई है। तभी कॉलोनी में खाने की सप्लाई की गाड़ी आ जाती है। सब लोग मिलकर खाने के डिब्बे गाड़ी तक पहुंचाते हैं। बाहर गली में कॉलोनी की दूसरी बहुएं और सासें भी इकट्ठा थी। सबकी आंखों में एक अलग तरह की समझ और सम्मान था। कावेरी, सुना तुमने? आज मेरी बहू के हाथ जल गए थे काम करते हुए। तब मुझे एहसास हुआ कि हम कितने खुदगर्ज थे। सही कहा माया, हम सब एक ही कश्ती में सवार थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी आज। खाना लेकर गाड़ी चली जाती है। चारों बहुएं मेघा, रितिका, काव्या और किरण एक साथ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर आज पसीने की जगह सुकून था। मेघा, लगता है भगवान ने सच में हमारी सुन ली। इस ब्लैकआउट ने वो कर दिखाया जो हम कभी नहीं कर पाते। हाँ, आज कॉलोनी की हर सास कह रही है कि बहुओं को भी गर्मी लगती है। अब शायद रसोई की भट्टी थोड़ी ठंडी होगी। अगले दिन सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। अरे राजेश, वो मिस्त्री आ गया क्या? सबसे पहले किचन का एग्जॉस्ट फैन नया लगवाओ और वो छोटा वाला एसी जो हमने देखा था उसे भी आज ही फिट करवा दो। जी पापा, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। और मेघा, आज नाश्ता हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम बस आराम से बैठकर हमें इंस्ट्रक्शन देना। बिल्कुल, और आज से नियम है कि दोपहर के खाने में मैं और शोभा तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अब कोई अकेला नहीं चलेगा इस घर में। हाँ भाभी, मैंने तो ऑनलाइन कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली है। अब मैं आपकी हेल्पिंग हैंड बनूंगी। और मम्मी, अब मेरा टेस्ट का रिजल्ट फिर से अच्छा आएगा क्योंकि अब आप मुझे पढ़ाओगे ना। जरूर बेटा, अब सब बहुत अच्छा होगा। मेघा किचन में जाती है जहां अब नया एग्जॉस्ट फैन और मिनी एसी लग चुका था। ठंडी हवा के झोंके उसे छू रही थी। ये सब देखकर मेघा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।